किले की प्राचीर से महल के गुम्बदों तक। आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं एसपी पाठी। हमारे इस खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी 15 और 16 जून को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। सूबे में राहुल के दौरे से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। पहले चुटकी, फिर टिप्पणी और उसके बाद बयानबाजी अब निजी हमलों तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले बीजेपी ने उन पर बयानों की बरसात की थी। हालांकि खुद सीएम शिवराज ने उन पर टिप्पणी से परहेज किया था। छत्तीसगढ़ की तासीर मध्य प्रदेश की तरह ही है, लिहाजा बयानबाजी लाजमी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल के दौरे से बीजेपी बैकफुट पर है या दौरे को हल्का करने के लिए हो रही है बयानबाजी। वहीं राहुल के दौरे पर भी जोगी का अलग आलाप रहे हैं। खुद को संगठन मानने वाले जोगी खुद की ही अगुवाई में दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में क्या राहुल गुटों में बटी कांग्रेस को एक कर पाएंगे? जनता मांगे जवाब में आज चर्चा राहुल पर रार की। लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले नेताओं में छिड़ा बयानबार, कांग्रेस के घर में मची आपसी कलह। बड़ा सवाल, व्यक्तिगत छींटाकशी से असरदार होगा या कमजोर होगा दौरा? आज की जनता मांगे जवाब में आज करेंगे इसी पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में नान घोटाले के 17 आरोपियों का चालान तैयार, 15 जून को कोर्ट में पेश करेंगे ईओडब्ल्यू चार्जशीट। सागर के 100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन। पूर्व मंत्री हरनाम सिंह राठौर को दी श्रद्धांजलि। महकमे की चौकसी जानने सड़कों पर उतरे गृह मंत्री बाबूलाल गौर, खामी मिलने पर अफसरों को लगाई फटकार, घूस लेते पकड़े जाने पर सस्पेंड करने के दिए आदेश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल का बीजेपी पर फिर हमला, कहा केंद्र में सूट बूट की सरकार तो राज्य में लूट खसोट का राज। सूरजपुर में लकड़ी तस्करों का आतंक, कार्रवाई करने पर डिप्टी रेंजर को मार डाला, सरकार ने किया परिजनों को नौकरी देने का ऐलान। जबलपुर में नागा बाबा की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, सट्टे के कारोबार को लेकर हुआ था विवाद। कोरिया में मिनरल वाटर के नाम पर जनता से धोखाधड़ी, खाद्य विभाग के छापे में नकली पानी के पाउच और बोतल जब्त। सिरौली के सोन नदी में हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन, न्यूज एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, अफसरों ने दिया कार्रवाई का भरोसा। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी, भोपाल में आंधी के बाद हुई बारिश, गर्मी से तप रही राजधानी को मिली राहत। तो छुट्टी से लौटने के बाद ही राहुल गांधी एक्शन में है। बयानबाजी और गुटबाजी के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के हित की अपनी लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। तो यहां कोयला खदानों के कारण हुए विस्थापन और भूमि अधिग्रहण के एवज में मिलने वाले मुआवजे समेत कई मुद्दों पर किसानों और लोगों से बात भी करेंगे। राहुल अपने दौरे के दौरान कोरबा जिले के कुदमुरा गांव भी जाएंगे, जहां वो इलाके में जंगली हाथियों के खतरे से परेशान ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर मुद्दों के मुरब्बे से राहुल बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ से जो बात निकलेगी वो दूर तलक यानी दिल्ली तक तो जाएगी।
राहुल गांधी का दौरा शुरू होने के पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मानसून भले ही न आया हो, लेकिन बयानों की बरसात हो रही है। चुटकी और टिप्पणी से नेता आगे निकलते हुए अब बयान आपत्तिजनक और अमर्यादित होते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर बनी हुई है। क्या राजनीति में चलता है, उसको भी कुछ न कुछ काम करना है। 5 साल क्या करेंगे भाई? खाली बैठ के घर में दिल्ली में थोड़ी रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ आए, यूपी जाए, बिहार जाए, ये तो चलता रहेगा। राजनीति में कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भले ही मजाक में ये बयान दिया हो, लेकिन कांग्रेसियों को ये नागवार गुजरा। राहुल गांधी पर किसी भी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त न करने वाली कांग्रेस इस बार भी सीएम रमन सिंह की चुटकी पर आग बबूला हो गई। मोर्चा खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने संभाला और सियासत में अल्फाजों की मर्यादा को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह के परिजनों पर ही निशाना साध दिया। गोंदली की बात कर रहे हैं, बासी की बात कर रहे हैं। रमन सिंह के बाप दादा भी बासी नहीं खाए हैं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के है ही नहीं। उनके ससुराल भी छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो उसकी पत्नी भी बासी बनाना नहीं आता। राहुल पर ली गई चुटकी जब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुई, तो मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ दिए बयान को बीजेपी कैसे सहन करती। बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक श्री चंद्र सुंदरानी ने कहा कि भूपेश की संस्कृति रही होगी कि उनकी पहचान ससुराल से बनती होगी। ना तो मुख्यमंत्री और ना ही छत्तीसगढ़ के लोगों की ये संस्कृति है कि उनकी पहचान ससुराल से हो। भूपेश बघेल की संस्कृति होगी कि उसकी पहचान ससुराल से बनती हो। हमारी पहचान तो माँ बाप से बनती है। माँ बाप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो छत्तीसगढ़ के गिने जाते हैं। भूपेश बघेल की संस्कृति में जरूर ये रहा होगा कि ससुराल के नाम से उनकी संस्कृति को जाना पहचाना जाता होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने युवराज के दौरे से पहले जहां बीजेपी के बयानों को झेल रही है, तो वहीं अपने ही मौका देखकर चौका मारने से चूक नहीं रहे। संगठन चुनाव की सुगबुगाहट के बीच हो रहे राहुल गांधी के दौरे को लेकर सक्रिय हुए अजीत जोगी ने एक बार फिर संगठन को ठेंगा दिखाते हुए संगठन से अलग राहुल गांधी के लिए अलग से तैयारी शुरू कर दी है। जोगी ना तो खुद को प्रदेश कांग्रेस के कानून से बंधा हुआ मानते हैं और ना ही प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं के हुक्म की तामील करना जरूरी समझते हैं। खुद की समानांतर सत्ता और खुद का समानांतर संगठन वर्षों से चला रहे अजीत जोगी एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। जोगी चापा पहुंचे और अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा की। हालांकि इस बारे में जब अजीत जोगी से पूछा गया तो जोगी ने पहले तो कहा कि वो खुद संगठन है, फिर उसमें सुधार करते हुए कहा कि संगठन को बता दिया था। संगठन की मैं स्वतः ही संगठन की तरफ से हूँ और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य हूँ। बघेल का लहजा साफ बता रहा है कि वो अजीत जोगी के मामले पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जोगी ना तो समझने वाले हैं और ना ही मानने वाले। वहीं जोगी संगठन के साथ आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राहुल के सामने कांग्रेस की कलह पर लगाम लगाने के साथ ही दो गुटों में बटे नेताओं को एक मंच पर लाने की चुनौती होगी। वहीं बीजेपी की बयानबाजी इशारा कर रही है कि बीजेपी भी राहुल गांधी के दौरे को गंभीरता से ले रही है, लेकिन सियासी मजबूरी की वजह से वो बयानों के जरिए इस दौरे को हल्का बनाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल का दौरा कितना कामयाब होगा। जांजगीर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कुंज बिहारी साहू के साथ रायपुर से सत्येंद्र कुमार सिंह। तो जब राहुल के दौरे पर गरमाए सियासत, बेवजह हो बयानबाजी, अपने ही साधे निशाना, तो सवाल उठते। राहुल के दौरे पर बयानबाजी दबाव में या दौरे को हल्का करने की कोशिश, या कांग्रेस की कलह का राहुल के दौरे पर पड़ेगा असर? कितना असरदार होगा राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा?
तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ। चलिए, धन्यवाद टिप्पणी जी। पहला सवाल हमारा बृजमोहन जी यही है, आपसे ही है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल के दौरे से घबरा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमते हैं और छत्तीसगढ़ में भी घूमे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और विपक्ष में है, उनका काम है घूमना, वो घूमे, हमें क्या आपत्ति है। और बीजेपी इस प्रकार के दौरों से कभी घबराती नहीं है। बीजेपी तो ऐसे दौरों का स्वागत करती है। जी बृजमोहन जी, तो फिर जब स्वागत करती है तो फिर इस तरह के बयान देना कि उनको बासी चावल, गोदली खिलाने की बात करना, इस तरह के बयान जो आते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि स्तरहीन बयान है ये सामान्य बयान है कि अगर वो छत्तीसगढ़ आएंगे तो छत्तीसगढ़ की जो डिश बासी है वो खाएं, गोंदली खाएं, ये सामान्य बात है। इसमें कोई स्तरहीन बात है ही नहीं। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उनका स्वागत करती है तो उनको बासी खिलाकर स्वागत करे, उनको गोंदली खिलाकर स्वागत करे, जो छत्तीसगढ़ का भोजन है वो उनको करवाए, इसमें कौन सी गलत बात है। उसमें यह भी कहा गया कि पीडीएस का जो चावल और गेहूं है वो भी खिलाया जाए, जिसके प्रत्युत्तर में ये बात आई कि वो बीपीएल कार्ड धारक नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं खिलाया जा सकता है। देखिए, वो जिसके घर में भी जाकर भोजन करेंगे, वो भोजन अगर किसी गरीब के घर में जाकर करते हैं तो पीडीएस का चावल उसके यहाँ मिलेगा। कोई कांग्रेस खरीदकर भोजन थोड़ी करवाने वाली है, अपने किसी कार्यकर्ता के यहाँ ही भोजन करवाएगी। तो पीडीएस का चावल भी वो खाकर देखेगी छत्तीसगढ़ की सरकार पीडीएस में कितना अच्छा चावल दे रही है और लोग कितने मजे से उसको खा रहे हैं। और राहुल गांधी जी भी जब उसको खाएंगे तो उसकी तारीफ करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मतलब निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, इसको बताने का एक नमूना है। बृजमोहन जी, हम आपके पास फिर आएंगे, हमारे साथ सिंहदेव साहब हैं। सिंहदेव जी, अगर सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आता है तो ठीक है, आया, उसका प्रत्युत्तर भी आपकी तरफ से उसी तरह दिया जाता है कि पूर्वज, अगर कहा जाता कि पूर्वजों ने भी कभी नहीं खाया हो, बाप दादा, ऐसे शब्द इस्तेमाल करना कहां तक उचित है? क्रिया प्रतिक्रिया ये एक सामान्य घटनाक्रम हो जाता है। बहरहाल मेरा ये जरूर मानना है कि सभी दलों के सभी लोगों को यथासंभव जितना हो सके संयमित होकर ही बयानबाजी करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के, उच्च स्तर के पदाधिकारियों के संबंध में जब भी किसी भी दल के आते हों तो प्रयास यही होना चाहिए कि बयान संयमित हो और फोकस होना चाहिए इश्यूज की तरफ। अगर राहुल जी आ रहे हैं तो वो केवल किसी के घर में भोजन करने नहीं आ रहे होंगे, ये तो स्पष्ट है। एक पूरे क्षेत्र का दौरा करने आ रहे हैं, वहां से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, हाथियों की एक आतंक की प्रतिक्रिया गांव वालों में, बहुत सहमे हुए गांव वाले उस क्षेत्र के हैं। लेमरू क्षेत्र में जिसे विधानसभा ने सर्वसम्मति से हाथी के अभ्यारण्य के लिए सुरक्षित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था और दिल्ली की तत्कालीन यूपीए सरकार ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, उसके लिए फंड्स उपलब्ध कराए थे, उसकी स्थिति को भी देखने के लिए आ रहे हैं। वहां अनुसूचित जनजाति के बड़ी संख्या में प्रभावित ग्रामीण हो सकते हैं यदि उस क्षेत्र को उजाड़ा जाएगा या उस क्षेत्र का दोहन कोयला खदानों के लिए किया जाएगा, उनकी क्या स्थिति होगी उसको जानने के लिए आ रहे हैं। अन्य जगहों पे जहां औद्योगिकीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण के साथ एक विकास का वो पहलू है, किंतु जो प्रभावित परिवार हो रहे हैं और जिनकी जमीन 1 फसली 2 फसली जमीन, कहीं कहीं 3 फसली जमीन, ये सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ का माना जाता है, चांपा जांजगीर का। और दूसरे दिन का उनका दौरा जंगली क्षेत्र के दौरे के बाद इस मैदानी इलाके का होगा जहां 2.5 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि हसदेव बांगो बांध से सिंचाई में है, उद्योगों को भी वहां का पानी मिलता है। कैचमेंट एरिया प्रभावित होगा तो क्या स्थिति बनेगी, वहां के गांव वालों को मुआवजा कैसा मिला, उनको कैसे वैकल्पिक रोजगार मिल रहे हैं, उनकी वैकल्पिक जीवन शैली कैसी हो रही है, ये सारी बातों को मैदान पे देखने समझने के इरादे से राहुल जी आ रहे हैं। और इन गंभीर परिस्थितियों में उसको
बासी के नाम पे हल्का करने का प्रयास मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई अच्छे वातावरण के निर्माण की दिशा में कदम हो सकता है। तो बृजमोहन जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ का स्वागत करने का ये तरीका ही है, तो अगर ये स्वागत करने का तरीका है तो फिर आपकी तरफ से जो बयान आया वो तो और भी आपत्तिजनक है। या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं या बृजमोहन जी मेरे से ज्यादा जानते होंगे, कहीं उनसे भी त्रुटि ना हो रही हो। बासी जो खाना है ये छत्तीसगढ़ का कोई सामान्य खाना नहीं होता है। एक रात को रख के गरीब परिवारों में जो बासी खाते हैं उसको बासी खाना कहते हैं। कोई विशिष्ट भोजन छत्तीसगढ़ का हो ये नहीं है। बासी मतलब पुराना खाना। उनका ये कहना पारंपरिक नहीं है। ये यही मेरा कहने का मतलब था। या तो हम लोग, या मैं नहीं समझ पा रहा हूं, या वो शायद या तो मेरे से ज्यादा जानकार होंगे या कहीं शायद उस बात को ना समझ रहे हों। बासी खाना छत्तीसगढ़ का परंपरागत खाना नहीं है। ये तो एक ऐसी परिस्थिति है कि खाने को रख के आप बाद में खाओ, उसे बासी खाना। बासी क्या होता है? सामान्य भाषा में हम आप सब उस बात को समझते हैं कि बासी मतलब पुराना खाना। ये कोई छत्तीसगढ़ की विशिष्टता नहीं है। अगर दिखाएगा तो शायद छत्तीसगढ़ की गरीबी को दिखाएगा। जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। जहां तक आपने कहा कि जहां कारखाने लग रहे हैं वहां पे जिस तरह से जमीन एक्वायर की जा रही है वो सही ढंग से की जा रही है या नहीं की जा रही, तो क्या अगर कारखाने नहीं लगेंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास, उद्योग कैसे लगे? गिरिजा शंकर जी, आपने बृजमोहन जी को भी सुना, जो बयानबाजी हुई, आपने सारी बयानबाजी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो आपके नॉलेज में है। आपने सिंहदेव साहब को भी सुना। आपको क्या लगता है इसमें? बृजमोहन जी जो कह रहे हैं कि पारंपरिक उनका जो भोजन है वो छत्तीसगढ़ का है, सिंहदेव साहब का कहना है कि नहीं, यहाँ कमेंट्स किया गया है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो दौरे पे आ रहे हैं और जिन इलाकों में जा रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, वो बड़े गंभीर सवाल हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो जो भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा आज पूरे देश भर में छाया हुआ है और राहुल गांधी की एक विपक्षी दल के नेता के रूप में उनकी स्वीकृति पूरे देश में इसी मुद्दे को लेकर हुई है। केंद्र सरकार को भी उन्होंने बैकफुट पर ला दिया है। अब यही मुद्दा लेकर वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। वहां पर कहीं न कहीं जो रमन सिंह जी की जो बयान है बहुत ही मतलब बहुत आपत्तिजनक नहीं है। वो एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि ठीक है, आए, स्वागत है, बासी खाएं, गोंदली खाएं। सवाल यहाँ पर यह है कि मुझे लगता है कि जानबूझकर बीजेपी किसी भी रूप में राहुल गांधी के दौरे को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो ये भी बताना चाहती है कि हम इसको बड़ी गंभीरता से हम नहीं लेते हैं, जबकि अंदर से वो गंभीरता से ले रहे हैं। आप ये देखिए कि वो जो किसान जिनकी जमीनें गई हैं, वो किसानों के भीतर जो थोड़ा बहुत असंतोष है वो फुटकर रूप में कई बार उभरा है, लेकिन बड़े आक्रोश का रूप उसने नहीं लिया है। यदि राहुल गांधी अपने दौरे में उन किसानों के साथ अपनी सहानुभूति बताकर ही रुक जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि उनके दौरे से उन किसानों में जो असंतोष है वो यदि आक्रोश में तब्दील होता है तो ये बड़ा संकट पैदा हो जाएगा बीजेपी के लिए। जहां तक सवाल बासी खाने की बात है तो ये एक परंपरा रही है कि कोई भी राजनेता जिस इलाके में जाता है तो वहां के रीति रिवाज को, वहां के पहनावे को, वहां के खान पान को वो खुद होकर स्वीकार करता है ताकि वो वहां के इलाके के लोगों के साथ में अपना एकाकार स्थापित कर सके। आदिवासियों के बीच जाकर उनकी वेशभूषा में फोटो खिंचाना ये वही है कि उनके साथ आप अपने आप को जोड़कर देखते हैं। तो यदि राहुल गांधी आकर वहां बासी खाते हैं या उनको खिलाया जाता है तो उसमें बहुत कोई आपत्तिजनक नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो यदि छत्तीसगढ़ के रस्मों रिवाज, छत्तीसगढ़ के कल्चर, छत्तीसगढ़ के रहन सहन से अपने आप को जोड़ते हैं तो कहीं न कहीं उनकी ही इमेज बेहतर होगी, उनकी ही स्वीकार्यता छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। दरअसल होना ही चाहिए कि वो जो मुद्दे हैं, चाहे वो हाथियों के आतंक का मामला हो, चाहे वो जो किसानों के बेदखल होने का मामला हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो, इन मुद्दों पर दोनों ही पार्टियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये इसमें सियासत तो होगी, लेकिन सियासत के आगे भी जाके देखना होगा कि आखिर उन लोगों के साथ में जहां कहीं अन्याय की कोई गुंजाइश है वो अन्याय की गुंजाइश कैसे खत्म हो। बिल्कुल सही कहा आपने, सियासत तो होनी चाहिए, लेकिन सियासत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष के अंदर ही सियासत होने लगी तो और भी गंभीर बात होगी कांग्रेस के लिए। बृजमोहन जी, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी माने सत्ता राहुल के दौरे को हल्के रूप में लेना चाहती है दिखावे के लिए, लेकिन अंदर उसके बेचैनी है। इस बात को लेकर के बेचैनी है
कि कहीं जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है उद्योगों के नाम पर, जैसे जांजगीर में, अकेले जांजगीर एक छोटा सा जिला है, वहां आपके यहाँ 114 पावर प्लांट संभावित है। अब उनका फाइनल हुआ है, तय हुआ है नहीं है, लेकिन संभावित है। ऐसी स्थिति में जब जमीन अधिग्रहण होता है तो बड़ा आंदोलन किसानों का तो नहीं हुआ, लेकिन राहुल जी के आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन वो विकराल रूप ले ले, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराई हुई है। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसी स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी किसान आंदोलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम जिस प्रकार से उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं, तो किसानों की जमीनों को कम से कम हम लें, और अगर किसानों की जमीन भी हम लें तो एक्वायर करने की बजाय वो कंपनियां किसानों की जमीनों को किसानों से मोल भाव कर खरीदें, इसकी हमने सुविधा दी है। और हम कम से कम जमीन प्राइवेट उद्योगों के लिए एक्वायर कर रहे हैं। और जहां तक अभी जमीन अधिग्रहण का मामला है, जमीन अधिग्रहण किसी भी निजी उद्योग के लिए अगर जमीन अधिग्रहित की जाती है तो वहां पर ग्राम सभा होनी चाहिए, वहां पर 70% किसानों की अनुमति होनी चाहिए, उसके बाद ही जमीन अधिग्रहित की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। और जहां तक मैं इस बात को कहूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार यहां की सरकार, चाहे वो हाथियों का मामला हो, उस मामले में क्योंकि एक प्राकृतिक नेचुरल प्रकार का मामला है, इस मामले में लगातार किसानों के साथ में है। उनकी फसल का मुआवजा देना, कोई की मृत्यु होती है तो उसका मुआवजा देना, जो पहले 1.5 लाख रुपए देते थे उसको हमने 4 लाख रुपए किया है। और लगातार किसान यहाँ के संतुष्ट हैं। और उस क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा अगर कोई इलाका है जहां पर 80% से ज्यादा सिंचाई है तो हमारा जांजगीर का इलाका है, और वो इलाका खुशहाल है। और खुशहाल इलाके में हम अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बृजमोहन जी, सवाल यही उठ रहा है, जैसे गिरिजा शंकर जी ने भी बताया, अभी सिंहदेव साहब ने बताया कि वहां सिंचित जमीन बहुत ज्यादा है, और वहीं पे 114 पावर प्लांट संभावित है जो आपकी सरकार ने MOU किए हैं निजी क्षेत्रों से। तो उस स्थिति में अगर वहां बड़ा आंदोलन का किसानों ने खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं, उससे घबराहट है आपके यहाँ? हमें कोई घबराहट नहीं है, वहां कोई बड़ा आंदोलन ना हुआ है ना होने वाला है, क्योंकि किसानों की जमीनों को सुरक्षित रखकर ही वहां पर पावर प्लांट्स लग रहे हैं। और 114 पावर प्लांट नहीं, 14 पावर प्लांट भी वहां पर नहीं लगने वाले हैं। और इस प्रकार का हवा खड़ा कर लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहां पर 14 पावर प्लांट भी नहीं लगने वाले, 114 की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं तो फिर MOU कैसे हुए हैं? लगभग 114 MOU हुए हैं। मुझे लगता है आपकी भी गलत जानकारी में 114 MOU पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी नहीं हुए हैं। मैं तो आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए पावर प्लांट के सिर्फ 27 MOU हुए हैं, 114 MOU नहीं हुए हैं। और 27 में से सिर्फ 13 पावर प्लांट का काम शुरू हुआ है और 14 पावर प्लांट का काम शुरू नहीं हुआ है। जी जी बृजमोहन जी, हम आपके पास फिर आएंगे। सिंहदेव साहब, बृजमोहन जी ने जो बात कही कि वो ज्यादा से ज्यादा माने वो जो किसानों की जमीन है उसको कम से कम अधिग्रहित करेंगे और उसके बाद उद्योग लगाएंगे, ये कैसे संभव है? होना भी यही चाहिए जी। और कांग्रेस के संदर्भ में न जाने क्यों ये बात आती है कि कांग्रेस उद्योगों का विरोधी है जी। इसी छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट इतना बड़ा लगा, जिस जिले में राहुल जी का जाना है, कोरबा जिले में भी वो जा रहे हैं पहले दिन, कोरबा जिले में भी बाल्को का प्लांट लगा, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट था, बाद में इन वेदांता ने खरीदा। और कई ऐसी इकाइयों को कांग्रेस ने भी स्थापित किया है। प्रश्न इस बात का है कि बढ़ती आबादी की परिस्थिति में और अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता वैश्विक स्तर पे जब बनती चली जा रही है, उसमें कृषि योग्य भूमि को उद्योगों के लिए सस्ते दामों में दिलाने की जो प्रक्रिया है ये रुकनी चाहिए। अभी बृजमोहन भाई ने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से स्वीकृति के बाद ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर जहां राहुल गांधी जी को जाना है, 5 एनीकट जिस नदी पे बन रहे हैं
उसमें करीब 16 गांव प्रभावित हो रहे हैं। वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेल बघेल जी गए थे और उन्होंने वहां का दौरा किया, गांव वालों से उन्होंने चर्चा की और गांव वालों का कहना था कि ना तो अगर सर्वे हुआ है, ना उनको बताया गया है कि किसकी कितनी जमीन डूबनी है, ना ग्राम सभा हुई है, बड़े स्तर पे जमीन के डूबने की संभावना बनी हुई है, बड़े बड़े बराजेस का वहां पर निर्माण हो रहा है, पावर प्लांट्स भी वहां पर आ रहे हैं, क्या होना है ये गांव वालों को मालूम तक नहीं है। तो ग्राम सभा से पास होना तो दूर, अभी तो गांव वालों को यही नहीं मालूम है कि सर्वे होने के बाद में उनको बताया जाए कि बराज में आपकी जमीन डूबेगी कि नहीं, आपकी कितनी जमीन ली जाएगी कि नहीं। ये वास्तविकता मैदान पे है और इस बात का विरोध होता है, उद्योग का नहीं। आप योजनाबद्ध तरीके से करिए, आपको उद्योग के लिए जमीन चाहिए तो 2 फसली 3 फसली जमीन क्यों? और अगर किसानों को बेदखल करके आपको उद्योग लाना है, क्या छत्तीसगढ़ में वैकल्पिक भूमि है ही नहीं क्या? बंजर भूमि है ही नहीं क्या? और अन्य प्रकार की भूमि है ही नहीं क्या? किसानों के लिए आप पहले 2.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता उस जिले में बनाते हैं। आज जितने पावर ट्रांसमिशन लाइन वहां से जा रहे हैं, उनके नीचे किसान जो खेती कर रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि उनकी क्या हालत है। बरसात के दिन में जब वो नागर बैल लेके खेती करने के लिए, जमीन जोतने के लिए जाते हैं, झुनझुना जाते हैं, ना उनको उसका मुआवजा मिल रहा है। पावर वो लाइन कहां से लेके जाए हैं? अगर वो रूट कॉम्पनसेशन तो ले कहां से जाए? आप ले जाइए। फिर विकल्प आपका कॉम्पनसेशन का क्या है? आपने जो एक्ट बना रखा है उसमें विशेष करके ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो किसी से आपको पूछना ही नहीं है, कोई मुआवजा देना ही नहीं है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ये अन्य जगहों पे तो भूमि अधिग्रहण बिल इत्यादि है, पावर ट्रांसमिशन के सिलसिले में जाल बिछेगा और एक भी कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि वहां के नागरिक को संरक्षित करे पावर ट्रांसमिशन लाइन के। तो ये अलग अलग पहलू हैं। तो मतलब जंगल है, पर्यावरण है। आपका कहना है कि वहां पावर प्लांट नहीं लगने चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल लगे, लेकिन क्या 2 फसली 3 फसली जमीन के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में जमीन नहीं है जहां पानी भी मिल सकता हो? अगर जमीन नहीं है तो इसको पूरा एक व्हाइट पेपर जारी कर दिया जाए। हम लोग की जानकारी में स्थिति यह है कि एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब के माध्यम से जल के संदर्भ में जो रिपोर्ट बनी है, उसमें जितना पानी छत्तीसगढ़ में नहीं है उससे ज्यादा कमिटमेंट्स पानी के हैं उद्योग के लिए। जितना पानी छत्तीसगढ़ में नहीं है, मिश्रा जी के नाम पे एक कमेटी बनी थी, हालांकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, जिनने पढ़ा उन्होंने मुझे ये बताया। तो इस प्रकार की जो गुपचुप बातें होती हैं, इससे वातावरण और खराब होता है और अच्छा माहौल बने, उद्योगपतियों को बुलाया जाए, छत्तीसगढ़ का विकास हो, देश का विकास हो, वहां के लोगों का विकास हो, उनको वहां पर नौकरी मिले, उनकी माली हालात में सुधार आए, खेती से ज्यादा अच्छे वैकल्पिक नौकरियां उनको मिलें। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है क्या? मेरे अनुभव में ऐसा नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल, अगर उद्योग लगेंगे तो कहीं ना कहीं जमीन अधिग्रहित किसानों की भी होगी सिंह साहब। लेकिन हम आपके पास फिर आएंगे, हम गिरिजा शंकर जी से जान लेते हैं। आपने एक बार फिर गिरिजा शंकर जी, आप हमारे दोनों अतिथियों को सुना, हम आपकी टिप्पणी जानेंगे। लेकिन हमारे साथ पहले एक दर्शक है, जो दर्शक नहीं है वो पूर्व विधायक है अरुण तिवारी जी, जो फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या सवाल है और किससे है? मेरा सवाल भाई ब्रजमोहन भाई से है जी। थोड़ा तिवारी जी, थोड़ा संक्षेप में सवाल होगा तो अच्छा रहेगा जी। थोड़ा संक्षेप में सवाल होगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ जी कि जो जमीन की बातें चल रही हैं अभी उद्योगों के लिए, जी, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है जी कि हमारे बिलासपुर जिले में जी भूमि के नाम पर हदौरा की जमीनों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। कौन सी जमीनों का घोटाले में ब्रजमोहन जी के बहुत प्रिय मित्र वर्तमान शासन के मंत्री अमर अग्रवाल स्वयं शामिल है, उनका परिवार शामिल है, उनका पूरा जो कंपनी वो शामिल है। राहुल जी अगर आ रहे हैं, इस तरीके के कई मामले लोगों की यादों में आ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जमीन के कैसे कैसे घोटाले हुए। एक बात, दूसरी बात मैं त्रिपाठी जी और कहना चाहता हूँ, रमन सिंह जी बड़े गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं जी, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले एक ऐसी बात कह दी कि राहुल जी चावल क्यों खाएंगे, रोटी क्यों खाएंगे, चावल खाएं। छत्तीसगढ़ के लोग तो रोटी नहीं खाते, चावल खाते जी। मैं ब्रजमोहन जी से पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से जो गेहूं आता है हजारों क्विंटल,
वो गेहूं कौन खाता है? जी, क्या जी। व्यापारी खा जाते हैं, दलाल खा जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग खा जाते हैं? जी, जी। इसका जवाब ब्रह्मोहन जी दें। जी जी तिवारी जी, हम ब्रिजमोहन जी से बिल्कुल जवाब लेंगे। ब्रिजमोहन जी ने सुना होगा, लेकिन हम उससे पहले एक गिरिजा शंकर जी की टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे की। देखिए, मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि किसानों की जमीन ली जा रही है या किसानों में असंतोष है या नहीं, उद्योग लगने चाहिए कि नहीं। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी की यात्रा, और राहुल गांधी की यात्रा जो है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिस भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी राजनीति की नई पारी की शुरुआत की है, बहुत धमाकेदार शुरुआत की है, उसी मुद्दे को वो छत्तीसगढ़ में आकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो मुद्दा है या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये मुद्दा वहां पर वो क्रिएट करना चाहते हैं। वहां पर जो कुछ जो उद्योगों के नाम पर जमीनें गई हैं, ये तो बिल्कुल तय है कि उद्योगों के नाम पर बड़ी संख्या में किसानों की जमीनें ली गई हैं। अब यदि मान लीजिए अभी तक उसको लेकर किसानों में असंतोष नहीं है, ये हम मान लेते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी आकर वो असंतोष, वो आक्रोश की चिंगारी पैदा कर पाएंगे? राहुल गांधी के दौरे की प्रासंगिकता और सफलता इसी बात में है कि जिस मुद्दे को लेकर वो छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहे हैं और जिस इलाके को उन्होंने चुना है, यदि उनकी समस्याओं को एक मुद्दा बना देते हैं तो उनकी यात्रा सही मानी जाएगी। जहां तक सवाल विकास, उद्योग या जमीन का अधिग्रहण, ये आज का मुद्दा नहीं है, मुद्दा राहुल गांधी की यात्रा का है। जी जी जी। ब्रिजमोहन जी, आपने सुना होगा, गिरिजा शंकर जी को भी सुना, आपने अरुण तिवारी जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जमीन जो घोटाला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, राहुल जी अगर उन मुद्दे को ले लेते हैं तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा बन जाएगा जो आने वाले समय में आपके लिए संकट पैदा करेगा। त्रिपाठी जी, मैंने अरुण जी को भी सुना, मैंने गिरिजा शंकर जी को भी सुना, मैंने टीएस सिंहदेव साहब को भी सुना। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का कोई जमीन घोटाला नहीं हो रहा है। आज 11.5 साल से हमारी सरकार है, आज तक कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में एक भी आरोप हमारे सरकार के ऊपर नहीं लगा पाई है। और बहुत सारी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के पास जाकर वो जांच करवा सकते हैं, उन एजेंसियों के पास जाकर हमको आरोपित कर सकते हैं। हमको जनता ने 3 बार मैंडेट दिया है, सिर्फ हवा में बोलने से कोई बात नहीं होगी। मैं तो ये कहूंगा कोई कॉन्क्रीट इनके पास में आरोप है तो बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनके पास में वो जाए। राहुल जी क्योंकि इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनको देश भर में घूमना है, अपने विपक्ष का धर्म को निभाना है, और इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आए तो उनका स्वागत है। मुझे लगता है कि राहुल जी के आने से और राहुल जी के नहीं आने से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आए, हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल ब्रिजमोहन जी, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये बयानबाजी नहीं होती और बयानबाजी स्तरहीनता तक नहीं चली जाती तो निश्चित तौर पे इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, आपने बिल्कुल कहा 3 बार मैंडेट मिला आपको, लोकसभा में मिला, विधानसभा में मिला, लेकिन आगे आने वाले समय की ये रूपरेखा बन रही है, इसलिए शायद बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी में कोई घबराहट नहीं है, घबराहट कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 महीनों से इस बात पे लगी थी कि राहुल जी को हम कहां ले जाएं, राहुल जी को बस्तर ले जाएं, राहुल जी को रायपुर लाएं, राहुल जी को जांजगीर ले जाएं, और आखिरी में वो उनको जांजगीर ले जा रहे हैं। और जो स्तरहीन बयानबाजी है वो बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है, स्तरहीन बयानबाजी जिनकी तरफ से हुई है, टीएस सिंहदेव साहब ने कहा है कि सबको सोच समझकर और अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, उन्होंने अच्छी बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंहदेव साहब ने भी सुना आपको। सिंहदेव साहब, जिस तरह से अभी अरुण तिवारी जी ने सवाल किया, ब्रिजमोहन जी ने कहा कि इस तरह से कोई नहीं, 3 बार मैंडेट मिला है, किसी भी तरह का उनकी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है तो एजेंसीज हैं, उनके पास जाएं, जांच कराएं, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं उसके पास जाने के बाद। जहां तक अभी तक जो 12 साल से सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी की, वो साफ और सुथरी सरकार चल रही है। छोटे 2-3 उदाहरण मैं देता हूं जांच और परिणाम के संदर्भ में। सरगुजा में कलेक्टर कार्यालय के 200 मीटर 300 मीटर की दूरी में 2 महिलाओं का जघन्य हत्याकांड हुआ था। बुरी तरह से उनके बदन को क्षतिग्रस्त किया गया था और उनके साथ दैहिक वैश्यापन किया गया था। ये सरकार आज तक उसमें जो दोषी हैं उनको सामने नहीं ला सकी।
सरगुजा जिले में ही एक मीना खलको नाम की बच्ची थी, जिसको 3 बार जीतने वाली सरकार ने पहले नक्सली करार दिया, बाद में 2 लाख सहायता राशि उनके परिवार को उपलब्ध कराई, बच्ची के परिवार को उपलब्ध कराई, और 3 साल के न्यायिक जांच के बाद ये तथ्य सामने आते हैं कि नहीं, वो घटना पुलिस की गोली से मारी गई बच्ची, और उसके साथ दैहिक अनाचार भी हुआ, और उसकी पसली, 7वीं पसली की हड्डी भी टूटी पाई जाती है। साहब, ये मुद्दा घोटाले से जुड़ा, जिस तरह शासन के चलने का, जो घोटाले का मेरा मकसद था बताने का कि जो सरकार है कैसी चल रही है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा हो गया। सरकार चल कैसी रही है। आप जान की सुरक्षा के संदर्भ में ऐसा काम करते हो। इसी सरगुजा में घोटाले की और जमीन की बात आई, उद्योगपतियों को ही रामानुजगंज जिले की जंगल की जमीन बड़े पैमाने में, और सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड की जमीन बड़े पैमाने पे जंगल की जमीन इन लोग को उपलब्ध करा दी गई, और ऐसे लोगों के नाम पे पट्टा बना कि जिस समय वो पट्टा बना वो 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल के थे। ये मामला सामने आया, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? जिस जमीन की बात अरुण तिवारी जी ने कही, वो बिलासपुर शहर के अंदर की जमीन है। मामला हुआ, सरकारी जमीन का अधिग्रहण हो गया, निजी आदमी के पास नाम पे वो जमीन चली गई, कौन किससे जुड़ा है मैं आप सब जानते हैं, लेकिन ये सरकार उसमें कोई कार्रवाई करा पाई क्या? जमीन एक छोटा सा मामला है जमीन घोटाले का। रायपुर की बात आई, वहां पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार भी हुए, कुछ बात हुआ, उसके बाद कोई परिणाम सामने आया? कुछ भी सामने नहीं आया। जहां राहुल जी को जाना है, औद्योगिकरण की बात होती है, औद्योगिकरण का विरोधी कौन है? लेकिन सरकार के बने हुए एक बांध को, रुपदा बांध को आप निजी कंपनी को दे देते हैं, और उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? 5 सदस्यीय कमेटी बनती है विधानसभा के विधायकों की, जिसमें 2 कांग्रेस के होते हैं, 3 भाजपा के होते हैं, वो बहुमत से पास हो जाता है। कौन सा बांध है जो सरकार के द्वारा बनाया गया और निजी? रोकदा बांध जी चर्चित है, बहुत चर्चित प्रकरण है, और ऐसे अगर गिनाना चालू किया जाएगा तो न जाने कितने प्रकरण निकल आएंगे। लेकिन सत्ता के नाम पे, सत्ता के आधार पे, बहुमत के नाम पे, बहुमत के आधार पे इस प्रकार के अनेकों मामलों को पिछले 3 सालों में जिस प्रकार से मैनेज किया गया है, इसका शब्द में और कोई दूसरा नहीं ढूंढ पा रहा हूं, मैनेज किया गया है, वहां पर गलत करने वाले न्याय प्रक्रिया के माध्यम से सजा पाए हों, ये हम लोगों ने नहीं के बराबर देखा। बहुत, अगर आप कहिएगा तो बहुत सारे मामले ऐसे निकले। न्याय प्रक्रिया तो अपनी जगह है, न्याय प्रक्रिया क्या है, वो सत्ता से नहीं जुड़ी होती है सिंह साहब, लेकिन हम आपके पास फिर आएंगे, वहां तक पहुंचाएगा सत्ता पक्षी। और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपना प्रदर्शन कर रही बेहतर होगा, लेकिन गुटबाजी क्या समाप्त हो पाएगी राहुल गांधी के आने पे से कांग्रेस की? उसके पहले हम गिरिजा शंकर जी आपकी फिर से एक टिप्पणी चाहेंगे। जैसे आप बृजमोहन जी ने कहा कि किसी भी तरह का साफ सुथरी सरकार चल रही, कोई घोटाला नहीं हुआ। आपने कानून व्यवस्था की बात उठाई सिंहदेव साहब ने, आपने उस बांध की बात उठाई कि जो सरकार का बांध था उसको निजी हाथों में दे दिया गया। ये सब एक प्रक्रिया के तहत हुए या एक इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई? देखिए, सारी दिक्कत क्या है कि लड़ाई सही और गलत के बीच में नहीं होती, लड़ाई सही और सही के बीच में होती है। जो कांग्रेस अपने आरोप लगा रही है वो अपनी जगह सही है, बृजमोहन जी अपने सरकार को डिफेंड कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है। सवाल यहाँ पर सही और गलत का नहीं है, दोनों का अपना अपना पक्ष है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने के बावजूद 3 बार लगातार चुनाव लोकसभा विधानसभा में हारी है, ये एक तथ्य है। उस छत्तीसगढ़ में जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, मध्य प्रदेश जब दोनों राज्य एक थे तो आप याद करें कि मध्य प्रदेश में जो सरकार कांग्रेस की बनती थी उसमें बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ का होता था। मालवा में उनकी सीटें कम होती थी और उस डेफिसिट को छत्तीसगढ़ से कवर करते थे। और ऐसे छत्तीसगढ़ में यदि लगातार कांग्रेस 3 चुनाव हार रही है लोकसभा विधानसभा का, तो कहीं न कहीं ये बात टूटती है कि जिन घपलों घोटालों की बात या सरकारी कमजोरी की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, शायद उनको वो उस तरीके से विपक्ष के रूप में उठा नहीं पाए या लोगों के साथ उन मुद्दों को जोड़ नहीं पाए। और राहुल गांधी के आने का जो सियासी मकसद है वो यही है कि इन मुद्दों के साथ वो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। आप देखेंगे भारतीय राजनीति पूरी तौर पर व्यक्तिवादी राजनीति है, यहाँ पर पार्टी नहीं होती, नेता होता है। नेता
ड्रिवन पार्टी होती है। तो राहुल गांधी के सामने आज जो बड़ी चुनौती है कि अपने आप को विपक्ष के नेता के रूप में देश भर में अपने आप को स्थापित करना, अपनी स्वीकार्यता बनानी है। इस दौरे में यही देखना होगा कि वो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में अपनी जो यात्रा है उसको कितनी यादगार बना पाते हैं, कितना अपने आप को उन लोगों के बीच स्वीकार्यता बनाकर उनके साथ जुड़ पाते हैं। जहां तक आलोचना और उपलब्धियों का सवाल है, ये तो दोनों तरफ से ये तर्क हमेशा दिए जाएंगे और इसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, जैसे हालांकि मध्य प्रदेश भी आए थे, जैसा आपने कहा कि छुट्टी के आने के बाद वो पूरे देश में एक नए सिरे से अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश भी आए, लेकिन आपने भी देखा होगा कोई महू में आने के बाद कोई बहुत छाप वो मुझे नहीं लगता कि छोड़ पाए हैं, क्योंकि जी आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ पाए। दरअसल वही तो दिक्कत है, जब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पूरे देश में किसी पार्टी का नेता घूमता है तो यही उसकी बड़ी परीक्षा होती है कि जहां भी जा रहे हैं वहां वो अपने आप को कितना स्वीकार्य बनाते हैं। और राहुल गांधी के सामने अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब जो पिछले कुछ समय से माहौल जो बना है वो ये बना है कि जो राहुल गांधी अब पार्टी के अंदर निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं। आप देखेंगे कि पिछले दिनों बिहार चुनाव के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार या लालू यादव किसी और नेता से नहीं मिल रहे, राहुल गांधी से मिल रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस के साथ में उनकी बातचीत हो रही है। तो राहुल गांधी अब निर्णायक स्थिति में अपनी पार्टी में पहुंच गए हैं और ऐसी स्थिति में उनका छत्तीसगढ़ दौरा कम से कम राहुल गांधी खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी खुद के लिए भी है और मुझे लगता है कि वहां के कांग्रेस के लिए भी है। यहां मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की स्थिति है और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि काफी अंतर आ गया है, दुगने का अंतर आ गया है। ऐसी स्थिति में जहां छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन अगर कांग्रेस कर रही है तो राहुल जी का दौरा संजीवनी का काम करेगा। बृजमोहन जी, एक बात यहाँ उठती है, हम सिंहदेव साहब से जरूर पूछेंगे, लेकिन बात यहाँ उठती है कि कांग्रेस जो भी मुद्दे होते हैं उनको सही ढंग से जनता के बीच नहीं ले जा पा रही, जिसकी वजह है कांग्रेस गुट में बटी है। वहां साफ दिख रहा है कि 2 धड़े एक साथ, अंदर आने के बाद 3-4 धड़े और हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अच्छे कामों के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है, इस कारण वो लगातार रिपीट हो रही है। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और कांग्रेस का वो अपना अंदरूनी मामला है, घर का मामला है और उनके 1 गुट हैं, 2 गुट हैं, 4 गुट हैं कि उनके जितने विधायक हैं उतने गुट हैं, उसके बारे में तो वही कहेंगे। परंतु मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 12 सालों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में एक भी कोई आरोप को सत्यापित नहीं कर पाई है, चाहे वो सीबीसी में हो, चाहे वो लोकायुक्त में हो, चाहे वो हाईकोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। अगर कांग्रेस में दम है तो ऐसे कोरे आरोप लगाने की बजाय वो जाए एजेंसियों के पास, वहां से सरकार के खिलाफ में स्ट्रक्चर पास करवाए। ये सरकार अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस की गुटबाजी उनका घर का मामला, उसके कारण हम लगातार जीत कर आ रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी सरकार के अच्छे कामों के कारण हम चौथी बार भी जीत कर आएंगे। सिंहदेव साहब ने अभी एक सीधा आरोप लगाया है जो वहां के एक बांध को लेकर के है कि सरकारी बांध को निजी हाथों में दे दिया गया, ये भी तो एक घपला ही है। घपला नहीं है, जो कुछ किया गया वो नियम कायदे कानूनों के तहत किया गया। अगर घपला था तो कहीं पर उन्होंने जाकर कहीं पर इस लड़ाई को लड़ा क्यों नहीं? किसी एजेंसी के पास जाकर उन्होंने उसको दायर क्यों नहीं किया? सरकार के खिलाफ में निर्णय क्यों नहीं लाया? कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप लगाती है, उन आरोपों को सिरे तक पहुंचाने की ताकत उनमें नहीं है। अगर है हमने गलत किया है तो वो उसको सत्यापित करे, वो उसके लिए देश में बहुत सारी एजेंसियां वहां पर जाए, वहां पर लड़ाई लड़े। परंतु कांग्रेस आज तक 12 सालों में ये सब नहीं कर पाई है। जी, सिंहदेव साहब आपसे शायद कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। उनके सवाल के साथ हमारा भी एक सवाल है कि जोगी जी आपको कितना सहयोग करते हैं सरकार बनाने में? सिंह साहब, आपको कुछ सवाल करना, अभी जो बृजमोहन जी बोल रहे थे मुझे लग रहा था कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, पूछना नहीं जी, मैनेजमेंट में अवश्य बृजमोहन जी और भारतीय जनता पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में और जगह ज्यादा कारगर साबित हुई है, लेकिन अपने
तरीके से कांग्रेस ने सभी बातों को उठाया है, कई फोरम में ले जाने का प्रयास किया है। बृजमोहन भाई ने सुझाव भी दिया कि भाई आप अन्य जगह क्यों नहीं जाते हैं, अन्य जगह भी उसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं। कितने बार हम लोगों ने सीबीआई से या कोर्ट के माध्यम से, शासन से हमने अपील किया है कि आप इस मामले को कोर्ट की निगरानी में जांच करवा दीजिए, चाहे एसआईटी हो चाहे सीबीआई हो, कोर्ट जिसको एजेंसी बनाना चाहे। शासन ने किस में सहयोग किया? अगर हमको सीबीआई के पास जाना है तो राज्य सरकार की उसमें अनुमति चाहिए, उनका चाहिए, जब तक कोर्ट सो मोटो उसमें नहीं लेता है। चाहे वो झीरम घाटी का मामला हो, चाहे अन्य घोटालों के मामले हो, चाहे कोई भी बात हो जिसके लिए हम लोगों ने बार बार कहा है कि इसको अन्य एजेंसी से, जो आपके नियंत्रण में है, राज्य सरकार के नियंत्रण की जांच एजेंसी से, पृथक एजेंसी से जांच कराएं। किस मुद्दे पे शासन की ओर से सहमति देके उन्होंने कहा है कि हमको कुछ छुपाने को नहीं है, हम जांच करा देते हैं, रोकदा की जांच करा दें। मतलब राज्य सरकार वो अनुशंसा नहीं करती है सीबीआई से जांच करा? जी, मेरा इस चैनल में यही निवेदन है बृजमोहन जी से कि शासन के वो बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, एक अंग है, रोकदा बांध को ही सीबीआई को दिलवा दें और कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच करवा दें। जी बृजमोहन जी, अभी आपने सिंघदेव साहब को सुना होगा, उन्होंने सवाल किया आपसे। उनका कहना यह है कि जो राज्य सरकार के अंदर जो एजेंसीज हैं उन पे उनको भरोसा नहीं है, वो आप अनुशंसा करें, वो सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि रोकदा बांध को ही लेकर अगर सीबीआई को दे दिया जाए और कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच करा ली जाए। देखिए त्रिपाठी जी, मुझे बहुत हंसी आती है कि जब हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो हम क्यों जांच के लिए लिखेंगे। बहुत सारी एजेंसियां वो जाए सीधा वहां पर निर्देश जारी करवाए। कांग्रेस 12 सालों में इस काम को नहीं कर पाई है। कांग्रेस अपने काम को करने की बजाय हमसे ही उम्मीद करती है। हम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो कांग्रेस को जहां पर जाना चाहिए वहां कांग्रेस जाए, कांग्रेस को जिस एजेंसी में जाना चाहिए वहां वो जाए, वहां से वो निर्देश करवाए, वहां से आदेश करवाए। हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम वो क्यों करेंगे। नहीं, सवाल यहां उठता है बृजमोहन जी की जब तक राज्य सरकार अनुशंसा नहीं करेगी तब तक वो सीबीआई के जांच के दायरे में जा ही नहीं सकता है। अरे त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं कि अगर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निर्देश करेंगे तो सीबीआई सब जांच कर सकती है। अगर ये सीवीसी में जाए तो सीवीसी जांच कर सकती है। अगर ये लोकायुक्त में जाए तो लोकायुक्त जांच कर सकता है। सरकार के मंत्रियों के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में जांच करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं और उन एजेंसियों के पास, इनके पास में तथ्य है नहीं तो जाए कैसे। टीवी पे आरोप लगा सकते हैं, समाचार पत्र में आरोप लगा सकते हैं, पर जहां पर आरोप लेकर इनको जाना चाहिए वहां जाने के लिए इनके पास में तथ्य नहीं है, इसलिए इस प्रकार के आरोप ये लगाते रहते हैं। जी बिल्कुल, हम सिंघदेव साहब से भी इसका उत्तर ले लेते हैं। सिंघदेव साहब संक्षेप में जानना चाहेंगे, हमारे पास एक और बड़ा मुद्दा है। जी, हम आप सब इस बात को जानते हैं, बृजमोहन भाई भी इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना रखा है कि भूमि के किस्म को और विशेष करके जल का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज नहीं होना है। रोकदा बांध क्या था? क्या ये एक बांध सिंचाई के लिए बना हुआ बांध नहीं था? प्राइमा फेसी केस है, मेरे को आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्राइमा फेसी है कि इसके लैंड यूज को उन्होंने चेंज करके उद्योग के लिए दे दिया एक बांध को। दूसरा मामला रायपुर में ही नदी के किनारे हाल में ये मामला आया था कि जिस जमीन पे शासन के पैसे से प्लांटेशन कराया गया उस जमीन पे एक मंदिर का निर्माण हो गया। गवर्नर से लेके सारे मंत्री जाके वहां पर उन्होंने उस मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को धर्म को और आगे बढ़ाना चाहिए। जमीन की बात हो रही है और प्राइमा फेसी मामलों की बात हो रही है। क्या वो जमीन के उपयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी परिवर्तित करके उपलब्ध करा दिया था कि नहीं? क्या आज वो जमीन राजसात करके तीसरी बार जीती हुई शासन के तहत कलेक्टर ने जब्त करके अपने पास रखी है कि नहीं? क्या उसके आगे कार्रवाई हुई?
छोटे छोटे 2 प्रकरण से तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं संक्षेप में, हमारे पास हम इसमें थोड़ा सा एक गिरिजा शंकर जी की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में अगर एकता हो जाए, जिस तरह अजीत जोगी जी बोल रहे हैं कि हम स्वयं संगठन हैं, तो क्या आप कभी इस स्थिति में लड़ाई लड़ पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी चौथी बार रिपीट हो जाएगी ऐसी स्थिति में। लेकिन उसके पहले गिरिजा शंकर जी हम आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे, जो अभी बृजमोहन जी ने कहा, जो सिंहदेव साहब ने कहा। नहीं, दोनों अपनी जगह सही है। कोई भी सरकार अपने कामकाज की जांच, अपने खिलाफ जांच तो कभी नहीं कराती, कोई भी सरकार नहीं कराएगी। और ये विपक्ष का काम है कि यदि वो उसको लगता है कि सरकार में कहीं गलत काम हो रहा है, तो उसके लिए जितने फोरम हैं उन सारे फोरम का उपयोग करे। विधानसभा एक बड़ा फोरम है, उसके अलावा जो बहुत सारे फोरम है उनका उपयोग करे। और उससे बड़ी बात यह है कि लोगों तक पहुंचकर आप अपनी बात को हम पहुंचाएं। सरकार की यदि कोई असफलता है, कोई कमियां हैं, कोई गड़बड़ियां हैं, तो वो तमाम चीजें जो है वो कांग्रेस के लिए एक ओपन है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कांग्रेस ऐसा अपना विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसी चूक तो हो रही है कि लगातार उनको 3 बार चुनाव हारना पड़ रहा है। संसदीय लोकतंत्र में जब भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो उन सब का जो अंतिम निष्कर्ष यही होता है कि चुनाव में जनता किसको पसंद करती है, परिणाम क्या आता है। हाँ, यदि जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, आपको सत्ता नहीं सौंप रही है, तो कहीं न कहीं आपकी अपनी भूमिका में कोई कमी है, ये तो माना ही जाएगा। जी, पुरानी सिंह साहब, वही हमारा आपसे सवाल है। अब इस मुद्दे से हट करके, अगर कांग्रेस में आप खुद भी मानते होंगे, जिस तरह से हमने आपको 2 बयान दिखाए, भूपेश बघेल जी ने कहा मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना, दूसरी तरफ अजीत जोगी ने पहले तो कहा कि मैं खुद संगठन हूं। जब तक किसी भी दल में एकता नहीं होगी, एक राय नहीं होगा, तब तक क्या आपको लगता है कि आप जंग जीत सकते हैं? जितने अलग विचार होंगे, जितने ज्यादा अलग विचार होंगे, उतनी कठिनाई होगी, इसमें कोई 2 बात नहीं है। लेकिन ये भी स्थिति है कि सोनिया जी और राहुल जी ने संगठन को जो जवाबदारी छत्तीसगढ़ में दी है, पिछले साल 1.5 साल से हम सब भी देख रहे हैं, साथ उनके चल के हम लोग भी देख रहे हैं कि पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कारगर तरीके से कांग्रेस की भूमिका छत्तीसगढ़ में उभरी है। और इसके परिणाम स्थानीय चुनावों में भी देखने को मिले हैं। कांग्रेस की बिल्कुल सिंह साहब, स्थानीय चुनाव में जोगी जी ने अपने आप को चुनाव से बाहर कर लिया था, इससे बेहतर परिणाम मिले थे। जी, उसके बावजूद भी परिणाम आए थे। और हम लोग, अगर जोगी जी ही की बात हो रही है, किस संदर्भ में उन्होंने क्या बयान दिया, संदर्भ क्या था, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जोगी जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ये तो कह ही नहीं सकते कि सोनिया जी के रहते वो कहे कि मैं संगठन को नहीं मानता। सोनिया जी को वो नहीं मानते, जिस CWC के स्वयं वो मेंबर हैं। दूसरा बयान जो आपने दिखाया, उसमें ये स्थिति उन्होंने स्वयं ही स्पष्ट की कि नहीं, मेरा ये अर्थ नहीं था कहने का। तो कई बार हल्केपन में कोई बात उन्होंने ऐसे कह दी हो कि नहीं भाई मैं आ रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य में उस बयान को लेना चाहिए। रही बात जोगी जी और एक और ग्रुप, जिसे संगठन ग्रुप कह लें, मैं इससे कभी कतराया नहीं ये कहने में कि ये स्थितियां जरूर रहती हैं और हैं। हम लोग इसी प्रयास में लगे हैं कि ऐसी परिस्थितियों के चलते जो बृजमोहन जी के मन में स्वाभाविक एक बात आएगी कि तीसरी बार के बाद वो चौका लगाएं, छक्का लगाएं, वैसी परिस्थिति ना बन सके और छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन आए और कांग्रेस पार्टी को भी छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालने का अवसर मिले, बेहतर काम करने का अवसर मिले। और हम लोग हर संभव प्रयत्न करेंगे कि अपनी कमियों को पाट के और उनको जानते देखते। सिंहदेव साहब, राहुल जी के इस दौरे से क्या आपको लगता है कि जिस तरह साफ तौर पर नजर आ रहा कि 2 धड़े में कांग्रेस है, एक जोगी जी अपना अलग उन्होंने कार्यालय खोल रखा है, अलग वो मतदाता बना रहे हैं जो कांग्रेस के लोगों को जोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या राहुल जी के आने के बाद कहीं आपको लगता है कि एकता बन पाएगी? बेहतर परिस्थितियों का निर्माण हो। राहुल जी के इस दौरे के पीछे ये मकसद नहीं हो सकता और बड़ा व्यापक मकसद अवश्य होगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मकसद होंगे, लोगों के बीच में जाके लोगों से संपर्क करने का मकसद होगा और पार्टी में भी जहां कमियां हैं उनमें सुधार लाया जा सके। ये इस दौरा नहीं, ये तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत सुधार की स्थिति बनेगी और मुझे लगता है कि अवश्य और सुधार आएगा। जी बृजमोहन जी, हमारा सवाल है, समय समाप्त हो रहा है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपकी सरकार बनने में पहली बार ठीक है 2003 की बात छोड़ दीजिए, 2008 और 2013 में अजीत जोगी की कितनी बड़ी भूमिका थी आपकी सरकार बनवाने में?
देखिए, कांग्रेस का जो नकारापन है या कांग्रेस का जो आपसी विभाजन है और कांग्रेस की जो क्षमताएं हैं, उनका निश्चित रूप से हमको फायदा मिल रहा है। और हम तो ये मानते हैं, हम ये जानते हैं और हम ये चाहते भी हैं कि कांग्रेस में इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहे, तो हमको चौथी बार सरकार बनाने में और हमारे कामों के आधार पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ऐसा नहीं चला, एक हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अपने कामों के आधार पर जीतेंगे। नहीं तो आप ये चाहेंगे कि इस तरह से अजीत जोगी जी अपना एकला चलो और इधर एक पूरा संगठन चले, इसके लिए आप कोई रणनीति बनाई है क्या आपने कि इस तरह ही चलता रहे कांग्रेस? देखिए, राजनीति में जो रणनीति है वो ओपन नहीं की जाती और लोग जानते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति है, जिसके आधार पर वो चौथी बार सरकार बना सकती है। जी जी जी, हम समय समाप्त हो रहा है। गिरिधर शंकर जी, सारे मुद्दों पे बात हुई। जो कांग्रेस की एकता की बात है, कांग्रेस की गुटबाजी की बात है, उसमें हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो कांग्रेस में गुटबाजी जैसे नहीं है, बल्कि कांग्रेस दो वर्टिकल डिवाइड है, एक जोगी और एक एंटी जोगी। और ये कोई आज की स्थिति नहीं है। यदि भूपेश बघेल के पहले के भी जो अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकालों को देखेंगे तो भी जोगी वर्सेस संगठन, ये एक वर्टिकल डिवाइड रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि जो पिछला अनुभव जो हम देखते आ रहे हैं, उसमें राहुल गांधी के दौरे से ये डिवाइड कहीं कम होगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये आगे भी बना रहेगा जब तक हाईकमांड इसमें निर्णायक रूप से कोई हस्तक्षेप न करे, तब तक मुझे लगता नहीं कि ये जो डिवाइड है बना रहेगा। और कांग्रेस की जो एक बहुत बड़ी कमजोरी जो रही है, वो यही डिवाइड रही है। इससे शायद उबरना जल्दी मुझे लगता है कि संभव नहीं है। निश्चित तौर पर, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि अगर राहुल जी आ रहे हैं तो भी इस तरह के गुटबाजी जो है वो कहीं समाप्त हो पाएगी? नहीं, गुटबाजी के लिए वो आ भी नहीं रहे हैं। दरअसल संगठन के जो मुद्दे हैं वो रायपुर आकर या दौरा करके नहीं सुलझते, वो मुख्यालय में, पार्टी कार्यालय में बैठ के तय होते हैं। जो दौरा है उसका ताल्लुक कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है, उसका ताल्लुक पूरी तौर पर राहुल गांधी खुद को अपने नेता के रूप में स्थापित करने की, उनकी अपनी ब्रांडिंग की ये यात्रा है, लोगों के बीच में जाने का है। भू अधिग्रहण बिल के मार्फत वो एक ऐसा मुद्दा है अभी जो कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने उसमें अगुवाई लेकर, उस मुद्दे को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार को बैकफुट में ला दिया। और आज कुछ इस तरह का वातावरण बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी किसानों के बहुत बड़े हितैषी हिमायती हैं, और इसीलिए वो इसी मुद्दे को लेकर जहां भी जाएंगे, जिस राज्य में जाएंगे, वो इसी मुद्दे को लेकर जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर वो अगुवाई करना चाहेंगे और यही उनकी राजनीति का एक केंद्र बिंदु है। जी जी, चूंकि हमारा समय समाप्त हुआ। गिरिधर शंकर जी, आपने जो विशेष टिप्पणी की, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहदेव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बृजमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली एक बार फिर हम चर्चा करेंगे और ये हम जरूर जानने का आपसे प्रयास करेंगे कि डिवाइड एंड रूल की जो आपकी प्लानिंग है, कम से कम थोड़ा बहुत बताएं। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी यहाँ की भारतीय जनता पार्टी उसको अपनाए और दूसरी तरफ कांग्रेस उससे सचेत हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बृजमोहन जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े। तो दोस्तों, राजनीति में लोगों के बीच जाना ही पड़ता है। राहुल गांधी यदि छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं तो सियासत गरमाना स्वाभाविक है। राहुल को लेकर राजनीति कांग्रेस के भीतर हो रही है तो बाहर भी कम नहीं है। बीजेपी का तंज कसना तो समझ में आता है, विरोधी दल है, उसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर राहुल को लेकर मची रार को क्या कहेंगे? आपसी होड़ में कांग्रेस नेता न सिर्फ विपक्षी दल की अपनी भूमिका भूल गए हैं, बल्कि अपने नेता के दौरे पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस एकजुट होकर आम जनता की समस्याएं उठाएगी? वक्त सुधरने का है, अभी न सुधरे तो नौबत कभी नहीं की आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत पर यही कहा जाएगा कि कहते हैं कि उम्मीद पर जीता है जमाना, उनका क्या करे जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं हो। आज के लिए इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली
हर योजना का खाका यहाँ तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं।